सना 1979 में इटली के पहाड़ी सिलसिले एल्प्स में एक छोटी से बरादरी के 28 अफराद ने रात के अंधेरे में सबसे छपकर पहाड़ खोदना शुरू किया। उनका मकसद दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन मंदिर बनाना था। और जब कई बरसों बाद उन्होंने अपना काम ख़त्म किया तो यकीनन उन्होंने एक शानदार और ज़बरदस्त काम कर दिखाया था। 5 मंजिलों पर 9 आराइशी कमरे जो कई सौ मीटर तवील सुरंग से जुड़े हुए हैं, एक 3 जहती किताब की तर्ज पर तामीर किए गए हैं, जिनमें मौजूद फनपारे इंसानी तारीख़ बयान करते हैं। इस कैथीड्रल को इंसानियत का मंदिर कहा जाता है। बारेस एलिबोरो, जो दी मुनहूर में पैदा हुए और आज उसके सफ़ीर हैं, ने BBC रेल को बताया कि आज ये हकीकत का एक मरकज़ है। ये दी मुनहूर का तारीख़ी मरकज़ और बैन अल-अक़वामी फ़ेडरेशन का दारुल हुकूमत है, जिसमें दुनिया भर से 1500 अफराद की 5 कम्युनिटीज़ हैं। इस माहौल दोस्त और रूहानी बरादरी का नाम कदीम मिस्री ज़ेर ज़मीन मंदिर दी मुनहूर के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब रोशनी का शहर है। ये अफ़सानवी देवता होरस के लिए मुख्तस किया गया था। ये इतालवी शहर ट्यूरिन से 50 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है और उसकी बुनियाद इतालवी फ़लसफ़ी ओब्रेटो अलिफ़राडी ने रखी थी, और जिसने अपना नाम मिस्री कदीम देवता की मुनासबत से फ़ाल्को ट्रासाकूज़ रख लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की प्रोफेसर स्टीफना पालिसानो का कहना है कि फ़ाल्को को उसके अक्सर पैरोकार एक गैर मामूली मखलूक समझते हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए एक मुस्तक़बिल की दुनिया का शख्स है, जो अपने जादुई मिशन के ज़रिए ज़मीन और उसके बासियों को बचाने के लिए आज के ज़माने में वापस आया है। और अपने फ़िरक़े के इब्तिदाई बरसों के दौरान दी मुनहूर बरादरी के लोगों ने ट्रैवल केबिनों का इस्तेमाल करते हुए वक्त के धारे में सफ़र करने के बारे में बात करते थे, और जो वजद की इंतहाई कैफियत पर पहुंच जाता वो टाइम ट्रैवलर बन जाता था। फ़ाल्को ने दावा किया था कि वो 600 बरस मुस्तक़बिल से होकर वापस आया है ताकि इंसानियत को तबाही से बचा सके। इसने ये भी दावा किया था कि उसने माज़ी बईद में भी सफ़र किया था और एक ऐसी बरादरी फ़िरक़े की बुनियाद रखी और अपनी क़ियादत में इसकी तरक्की की हौसला अफजाई की, जो अटलांटिस की अफ़सानवी तहज़ीब बन जाएगी। इन दावों के बाइस आपके ज़हन में बहुत से शकूक जन्म ले सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माज़ी करीब में उसने एक ऐसे फ़िरक़े की बुनियाद रखी थी जिसका तर्ज़ ज़िंदगी का अपना ही फ़लसफ़ा था। प्रोफेसर पालिसानो, जिन्होंने बरसों इस फ़िरक़े के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ की है, वज़ाहत करते हुए बताते हैं कि दी मुनहूर दुनिया में मुनफ़रिद बरादरी है। ये दुनिया के वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी पुरसुकून ज़िंदगी को छोड़ने का फ़ैसला करते हुए एक मुश्किल मिशन का बीड़ा उठाने का फ़ैसला किया। प्रोफेसर पालिसानो का कहना है कि फ़ाल्को इस किस्म की वाबस्तगी की हौसला अफजाई इसलिए करता था क्योंकि अपने जादुई मिशन की तकमील के लिए से मंदिर बनाने की ज़रूरत थी जहां इसकी जादुई टेक्नोलॉजी मौजूद होती। इन्हीं पैरोकारों में से एक दी मुनहूर अकेडमी के एंटीलूप वर्बीना भी हैं, जिनका नाम जानवरों और पौधों के नामों को अपनाने की रवायत की अक्कासी करता है। वो कहते हैं कि मैं 1 अप्रैल 1985 को दी मुनहूर बरादरी में रहने आया था। मेरा पहला दिन बहुत दिलचस्प था क्योंकि इस वक्त ये एक ऐसी जगह थी जहां आपको पहुंचने पर अपनी तमाम चीज़ें बाहर छोड़कर एक ऐसी हकीकत में रहना शुरू करना था जो बहुत ज़्यादा इसराइली आबादी की बोतिस जैसी थी। फ़ाल्को की क़ियादत में दी मुनहूर के पहले बासियों ने खुदाई का काम शुरू किया। वो बताते हैं कि इन बरसों के दौरान हम सब ने मंदिर की तामीर में हिस्सा लिया। इस दिनों हमारी ज़िंदगी बस यही थे। एलिबोरो का कहना है कि पहले 15 बरसों के दौरान ये सब इंतहाई राजदारी के साथ हुआ क्योंकि इटली में ऐसा कोई कानून नहीं था जो निजी ज़ेर ज़मीन इमारतों की तामीर की इजाज़त देता था। इसके अलावा उन्हें यह भी ख़तरा था कि इटली जैसे सख्त गिर कैथोलिक मुल्क में किसी और मज़हब फ़िरक़े के मंदिर की तामीर को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी भी इस मंदिर की तामीर के लिए किसी इजाज़तनामे की दरख्वास्त नहीं दी और खुफिया तौर पर अपने मंसूबे को आगे बढ़ाया। रफ्ता रफ्ता बहुत से लोग जो इस मिसाली मुआशरे की तश्कील और ज़मीन की हिफाजत और एहतराम के नज़रिए पर यकीन रखते थे, उनके साथ जुड़ते गए और थोड़ा थोड़ा करके वो मज़ीद ज़मीन आजादें हासिल करते गए। इस बरादरी की ज़रूरियात को पूरा करने और रोज़ी कमाने के लिए उन्होंने बेकरियों, अंगूर के बागात, किताबों की दुकानें और स्टोर्स पर मुश्तमिल छोटे छोटे कारोबार कायम किए। उन कारोबारों के मालिकान के अलावा वो लोग जो मिस्त्री, फ़नकार, किसान और कारीगर थे, दिन के वक्त अपना काम करते थे और साल बा साल शिफ्टों में राजदारी से रात को मंदिर की तामीर के लिए खुदाई करते थे। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के उनका ये राज बिलाखर अफ़शा हो गया।
اور جولائی 1992 میں جب اس مندر کا بیشتر کام مکمل ہو گیا تو اس وقت دیمنہور پر سرکاری حکام نے چھاپا مارا اور انہیں دھمکی دی کہ ہمیں مندر دکھاؤ ورنہ ہم پورا پہاڑی علاقہ اڑا دیں گے۔ جب فالکو اور ان کے پیروکاروں کے پاس کوئی حل نہ بچا تو انہوں نے مجبورنہ مندر کو جانے والا خفیہ دروازہ کھول دیا۔ وربینا کہتے ہیں کہ یہ سوچنا تصور کرنا بھی ناممکن تھا کہ لکڑی کے ایسے گمنام دروازے کے پیچھے ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور دنیا کھل سکتی ہے۔ سرکاری پراسیکیوٹر اور 3 پولیس اہلکاروں سونے کے پتوں سے آراستہ ستونوں والے مخصوص کمروں کا دورہ کیا۔ ان کمروں کی دیواروں کو اور چھتوں کو فن پاروں، آبرنگوں، موزیک اور کرسٹل سے سجایا گیا تھا۔ دیمنہور کی رہائشی اسپرائڈ اناناس نے اپنی کتاب دیمنہور انسانیت کے مندر میں لکھا ہے کہ یہ ناقابل یقین تھا۔ وہ بارود کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب انہوں نے ہر ایک چیمبر کو دیکھا اور اس میں موجود موروثی حکمت کو سمجھنا شروع کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 9 چیمبروں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس پر نقش نگاری جاری رکھنے لیکن مزید کمرے نہ بنانے کا کہا گیا تھا۔ اگلے چند سالوں میں دیمنہور کے باسیوں نے ایک سیاسی اور قانونی جنگ لڑی جو 1996 میں اپنے زیر زمین مندر کو برقرار رکھنے اور اسے دوبارہ کھولنے کی سرکاری اجازت کے بعد ختم ہوئی۔ اناناس کہتی ہیں کہ ہم نے اس مندر کو بچانے کے لیے 1 لاکھ لوگوں سے دستخط کروائے۔ لیبورو کہتے ہیں کہ یہ مندر انسانیت کی حمد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مندر کا ہر کمرہ ہماری زندگی کے ایک مختلف باب کے بارے میں بتاتا ہے، اپنی ذات سے، ماحول کے ساتھ، وقت کے ساتھ، زندگی اور موت کے ساتھ کلام کرنے کا ہمارا طریقے کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نظریے کے مطابق یہ انسانی روحانیت کا انسائکلوپیڈیا ہے۔